अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब का डिपॉजिट मौसूल हो गया है, जिसकी वजह से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर पोजीशन में आ गए हैं और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मज़ीद कम हो गए हैं। हाल ही में IMF से होने वाला स्टाफ लेवल मुआहदा उसका नुक्ता आगाज़ साबित हुआ, जिसके बाद कल फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग से मनफी से मज़बत करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही IMF बोर्ड मुआहदे की मंजूरी दे देगा, जिससे अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात तक पाकिस्तान के मजीद फंडिंग सोर्सेस मुतहर्रिक हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। स्टाफ लेवल मुआहदे के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने अपना वादा पूरा किया। जल्द ही UAE से भी $1 अरब के डिपॉजिट की तवक्को है। जैसे ही IMF बोर्ड मंजूरी देगा तो मजीद $3 से $4 अरब के मल्टीलैटरल कर्जों का रास्ता भी खुल जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया और अपने ट्वीट में ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की कोशिशों की तारीफ़ की, जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ। याद रहे कि कल ही आर्मी चीफ ने 1 साल में मुआशी बेहतरी की नवीद सुनाई थी, जिसके तहत कर्ज़ों के अलावा खलीजी ममालिक ज़राअत, माइनिंग और IT के शोबों में सरमायाकारी का इरादा भी रखते हैं। इस हवाले से तेज़ी से साथ साथ ग्राउंड वर्क भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद हुआ और हमारी खबर के मुताबिक जल्द ही माइनिंग और IT सेक्टर्स में भी ऐसी ही पेशरफ्त होने वाली है। हाल ही में कायम होने वाली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसको पाक फ़ौज की भरपूर मुआवनत हासिल है। जहां इन अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है, वहीं कल अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पहली बार इसराइल ने पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की है, जो आम तौर पर माजी में इसराइल का वतीरा नहीं रहा। इसराइल ने हमजिन्स परस्ती पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा किया और मजमूई तौर पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जबरी गुमशुदगियों, सियासी क्रैकडाउन और मजहबी अक़लियतों पर तशद्दुद ख़त्म करने का मुतालबा किया। सवाल ये है कि ये कह कौन रहा है? वो इसराइल जो मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है, जिसके मुजालिम की दास्तानों से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ह्यूमन राइट्स तंजीमों के दफातर भरे पड़े हैं। वो इसराइल अब पाकिस्तान को लेक्चर दे रहा है, मगर पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और इंसानी हुकूक के हवाले से इसराइल को उसकी औकात याद कराई है। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम ढाने वाले इसराइल के मशवरे की ज़रूरत नहीं। इस हवाले से कल मैंने एक ट्वीट भी किया और बताने की कोशिश की कि मसला इसराइली इल्ज़ामात नहीं है, बात इन हालात और वाक़यात की है जो पाकिस्तान में कमो बेश पिछले 1.5 साल से रोनुमा हो रहे हैं, जिसकी मखसूस तस्वीर कशी करके मुल्क के अंदर और बाहर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासी मकासद के हुसूल और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए इंसानी हुकूक की आड़ की कोशिश की जाती है, जिसका फ़ायदा इसराइल जैसे दुश्मन ने उठाया और बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन में लाना चाहा, जिसमें ना वो पहले कामयाब हुआ और ना इंशाअल्लाह आइंदा कामयाब होगा। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये उन लोगों के लिए है जो दाखिली इंतशार के बाद खारजा महाज पर भी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी नुमायाँ होने वाले क्रैक्स का ज़रा जायज़ा लेंगे और ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है, इस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिन में कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है। मुल्क की सियासत किस रुख पर जाए, तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप सब इन्हें जानते हैं। हैदर वहीद साहब तज्ज़ियाकार हैं सीनियर, आप कानून पर भी इनकी राय सुनते हैं और सियासी मामलात पर भी। मैं ज़रा चौधरी साहब आपसे स्टार्ट करूँगा, वैसे तारीख़ आपका सब्जेक्ट भी है। ये जो इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर हर्जा सराई है, जो उन्होंने स्टांस लिया है, ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है और आपके ख्याल में इसकी नौबत क्यों आई? बेसिकली तो ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। पहले आपने देखा कि IMF के ज़रिए पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे तैसे IMF के शिकंजे से पाकिस्तान ने अपने आप को आज़ाद कर लिया और बाहर के मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया। फिर एक अमेरिका के साथ जो हमारे तल्लुकात चले आ रहे थे 70 साल से, अब वो ज़्यादा इंजमात का शिकार हो गए, उसके अंदर ज़रा वो गहराई नहीं रही और पाकिस्तान ज़रा डिस्टेंस पे चला गया। अब इंडिया के साथ आपने देख लिया, अब ये देखिएगा इंडिया और इसराइल के दरमियान बड़े क्लोज रिलेशंस डेवलप होते चले जा रहे हैं और जब भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो इंडिया की तरफ से खासा दबाव डाला जाता है। और ये जो नया एनेक्सिस सामने आया है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहां प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है,
उसमें इंडिया और इसराइल दोनों का एक इकट्ठा एजेंडा है और पाकिस्तान को वहाँ पे कॉर्नर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान क्योंकि जब बैड न्यूज़ में नहीं होता तो फिर इस किस्म की खबरें क्रिएट की जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशन हो रही है और पाकिस्तान को हमें सज़ा सुनानी चाहिए या उसको सबक सिखाना चाहिए। तो अब एक ऑब्वियस सा एक फिनामिना सामने आया है कि इंडियन है, फिर इसराइली हैं, फिर वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, तो वो ब्लॉक कर रही हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये उसका एक नतीजा है। और दूसरा ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का जो दौर था, बल्कि चेयरमैन PTI का जो दौर था, उसके अंदर इसराइल के साथ पाकिस्तान के कुछ रिलेशन डेवलप हो रहे थे और इंडिया के साथ भी डेवलप हो रहे थे और उसमें बड़े लेवल पे कई मामला तय कर लिए गए। बल्कि ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ थी उनकी और इसराइली अथॉरिटीज़ की और इंडियन अथॉरिटीज़ की बहुत मुलाकातें भी हुई। लेकिन अब ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आ गई और इनकी जो पॉलिसी है पिछली पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उस चीज़ को भी फील किया जा रहा है किसी न किसी लेवल पे और ये उसकी बुनियादी वजह है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। कुछ हमने जो मेजर डिसीजंस किए हैं उसके नताइज आपको निकलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह बाहर से इन्वेस्टर्स को हम कॉल कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स की जो शर्तें थी वो हमने पूरी कर दी हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो इन्वेस्टर ने लिख कर दिया, हमने कहा लें जी ये सब कुछ हो गया और अब आके उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ज़राअत के महकमे में बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। बहरहाल शायद $10 बिलियन तक वो इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। फिर माइनिंग में बहुत ज़्यादा, रेकोडिक के अंदर बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे हो रहा है। चागी के अंदर नई माइनिंग्स का पाकिस्तान जो है वो इजाज़त दे रहा है। फिर IT सेक्टर के अंदर वो बहुत बड़ी मेजर लेवल पे, तीनों पे जो है वो अफवाज पाकिस्तान की असिस्टेंट सपोर्ट जो है वो शामिल रहेगी। प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का, इन दोनों पे भी ये दिखेगा कि उनकी असिस्टेंस और फिर वो शायद इसी किस्म के सामने ये खाना बाकायदा बना के कुक करके गवर्नमेंट को दिया गया है और गवर्नमेंट ने उसका वैसे तस्लीम भी करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कल भी इसका तस्लीम किया और आज भी उन्होंने एक जगह पे खिताब करते हुए शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का। बल्कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की उस पर तो है मेरा ख्याल हंसने को दिल करता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो जाली दवाइयाँ हैं इसके सदेबाब को भी हमें चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में पेश करें और ये भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को मजा आ गया है, वो समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो सारे काम एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैफिक भी फौज के पास चली जानी चाहिए और जाली दवाइयों का मामला भी उनके, वो मेरा ख्याल है अब एंजॉय कर रहे हैं कि काम हो रहा है। मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि सिर्फ दौरे, जिस तरह पिछले PM का भी सारा रिलायंस उधर ही था। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, व्हाटएवर हैपेंड इन UN, ये इजराइल जो कुछ कर रहा है, या ये एक तासुर ये भी है कि हमारे अंदर की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, हमने इतना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर दिया है उस लड़ाई झगड़े का, क्या अब इजराइल उसका एडवांटेज ले रहा है? अनप्रेसिडेंटेड है आपके ख्याल से या नहीं ये होना? यकीनन अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं जिनकी पाकिस्तान से मसाइल हैं, जो पाकिस्तान को उनकी नज़र होती है। देखें, पाकिस्तान किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान वाहिद जोहरी इस्लामी ताकत है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है और इसराइल के साथ हमारी हिस्ट्री है। अरब इसराइल जो वॉर हुई थी उसमें हमारे जो किरदार रहा वो भी एक तारीख का हिस्सा है और उनको भी पता है। तो यकीनन बहुत सारे मामलात में उनको मसला होता है, मसाइल होते हैं, लेकिन जो चौधरी साहब ने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट है जिसमें आपने देखा कि मोदी साहब जब अमेरिका गए तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। देखें, इसराइल जैसा मुल्क जो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 2-3 ममालिक के ऊपर उनके इलाकों पे कब्जा किया हुआ है। आप गोलान हाइट्स को देख लें, दीगर इलाकों को देख लें, पूरे फ़लस्तीन में जो हालात हैं वो आपके सामने, और वो पाकिस्तान पे तनकीद कर रहा है। और उसके बाद वहाँ पे जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई अमेरिका से, उसमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की गई। देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ये लोग किस मुंह से पाकिस्तान पे बात करते हैं? आज जो माइनॉरिटीज़ के साथ भारत में हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो हमारे फ़लस्तीनी भाई, तो आपके ख्याल में ये वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है? इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर रही है और इसमें नेक्सस है बिटवीन इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका? देखिए, अब मेरे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं है कि मेरी राय ये है कि ये कोई इतना इनोसेंट नहीं है कि अचानक आप आ गए और आपने आके पाकिस्तान का नाम ले लिया। ये अचानक तो उनके जहन में नहीं आया होगा। यानी एक तरफ IMF से पहले दबाव बढ़ता रहा, यहाँ तक पड़ गया कि हमारी इकोनॉमी की डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, पाकिस्तान का ये मसला थोड़ा सा हल होना शुरू हुआ। दूसरी तरफ इंडिया के स्टेटमेंट, अमेरिका के स्टेटमेंट्स हमने देखे जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, और फिर साथ में भी ये इजराइल की तरफ से भी आ गया। तो इसका मतलब ये कोई नेक्सस है जो पाकिस्तान
यकीनन देखें ना, आइसोलेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। फिर इसमें हुकूमत का भी फर्ज है कि हुकूमत की इसमें खारजा पॉलिसी क्या है, सफारतकारी उन्होंने क्या करनी है, हमने क्या रोल अदा करना है। इसलिए कि हमारे भी तो दोस्त ममालिक हैं ना, हम भी इसको काउंटर कर सकते हैं, हमारी तरफ से भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो वो भी तनकीद होती रही कि बिलावल साहब को क्या ज़रूरत थी भारत जाने की, और फिर उनके उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने जाके हमारे खिलाफ ही जॉइंट स्टेटमेंट दे दी अमेरिका ने। मतलब भारत जैसा मुल्क क्या उसको ये जेब देता है कि अभी वो किसी भी मुल्क की तरफ देखे? जो मैंने पहले भी अर्ज की, मैं ये नहीं कह रहा, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए। ये चीजें बिल्कुल प्रोएक्टिव होनी चाहिए। ठीक, जहां तक और ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सारा कुछ हो रहा है, ये आपके ख्याल में जो है वो किसी स्पेसिफिक्स में नहीं, कोई पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रही है, इन जनरल बात कर रही है? इन जनरल बात हो रही है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जी हम जिन्स प्रस्ती, इधर कौन सा ऐसा ग्रुप है या सियासी जमात है जो ये नारा लेके उठी हुई है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एक तरह से बस वो है ना कि कोई ना कोई एतराज़ करना है। बाकी जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि हालात को यहाँ पे आइडियल नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन दो जो मुल्क जो कतन इसके ऊपर बात नहीं कर सकते वो भारत और इसराइल हैं। वो हमें किस मुंह से वो जो है वो लेक्चर दे रहे हैं? अच्छा, वो जो वज़रा के बयानात आ रहे हैं अभी, जैसे अब शहरी रहमान साहबा की तरफ से और एक और वज़ीर उनकी तरफ से ये जो बयान आया कि उन्होंने कहा ये इजराइल, अता तारड़ साहब ने कहा कि इजराइली एजेंट है पीटीआई। ये तो तारड़ साहब को पता होगा, मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है। मेरे ख्याल में देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें जमात से उठ के अपने ख्यालात से जो आपके नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पर रख के जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है वहाँ पे इन सब को एक होना चाहिए। जी हैदर भाई साहब, आपके ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि इजराइल जो है, इजराइल जैसा मुल्क हंसी भी निकल जाती है वैसे, पाकिस्तान पे ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहा है जिसने फ़लस्तीन के अंदर जो तबाही की है? नहीं, वाकई ये इजराइल की तरफ से ऐसी बात आना, इंडिया की तरफ से तो खैर हमारी एक रिलेशनशिप रही है, तल्ख रही है, लेकिन एक वास्ता रहा है। तो इजराइल के साथ तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, और कहीं पसे पर्दा अगर कांटेक्ट होता भी है तो कोई इतनी, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई वास्ता भी रहा है कि वो इस तरह के कमेंट हमारे बारे में करें, खासकर जो उनके अपने जो हिस्ट्री रही है फ़लस्तीनियों के साथ। तो अदर देन द फैक्ट कि ये किसी की ईमा पे या एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से कोई एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है या तो यहाँ जो हासिल करने की जो है वो जुस्तजू है, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट वाकई में इजराइल की तरफ से किसी को भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से लेक्चर देना, खासकर एक ऐसे मुल्क को जिससे उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है और कोई बिलवास्ता और बराह रास्त जो है वो ओवर्टली कोई ताल्लुकदारी भी नहीं है, तो वहाँ पे तो इसको किसी और चीज से ही जोड़ा जा सकता है। तो ये आपको लगता है कोई इंटरनल लिंक भी है इसका, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, यानी अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं या जो फॉरेन ऑफिस का जो रिस्पांस है उसको देख के आप, और इजराइल का जो स्टेटमेंट है उसको देख के आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से लिंक्ड है? देखिए, इंटरनल इंस्टेबिलिटी का फायदा तो उठाने के हवाले से बिल्कुल हो सकता है। अब कोई लिंक इस तरह से है कि कोई यहाँ पे उनके कोई एजेंट बैठे हुए हैं या किसी आप पार्टी को उनका एजेंट कह रहे हैं, तो मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर है कि जो हमारे इंटरनल सिचुएशन का फायदा तो उठाएंगे और उठा रहे हैं और मजीद उठाएंगे, तो वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो जाहिर है, आप जितने मजबूत या कमजोर होते हैं तो आपका जो दुश्मन है वो उस हिसाब से ही आपसे डील करता है। जी ठीक बात है, फेयर इनफ। बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा देखना पड़ेगा, बिकॉज आपका दुश्मन तो चाहेगा कि आपको किसी भी तरह कमज़ोर करे। चौधरी साहब ज़रा बताइएगा, जो 9 मई के वाक़यात को लेकर चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई में ताख़ीर की बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट के बयानात सुने तो आपको लगता है वो सुबह गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात, कल मेरे पास फैसल कुंडी साहब बैठे हुए थे। फैसल कुंडी साहब ये कहते हैं ये 9 मई के वाक़यात पे लोगों के ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, और मैं तो हैरान था। मैंने कहा आप गवर्नमेंट में हैं, आपकी गवर्नमेंट नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हम कैबिनेट में भी ये बातें करेंगे। सो वो खुद भी थोड़े से मायूस लग रहे थे कि जिस तरह गवर्नमेंट 9 मई के वाक़यात पे उस तरह एक्शन नहीं कर रही। ये जो डिले आ रहा है उसकी क्या एक बुनियादी वजह ये कि शायद हुकूमत को ये अंदेशा है कि कोई बैकलैश आ सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से? देखिए, उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे काज़मी साहब, और इनका नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं चाहता हूँ मैं एक उस पर कमेंट करके मैं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब देखें, इसराइल ने जो कुछ किया पाकिस्तान के बारे में वो इस वक्त सारी इंटरनेशनल न्यूज़ है, लेकिन हमारे जो वजारत ख़ारजा है हमारी, उसकी सूरत हाल ये है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो जापान के दौरे पे गए थे, और वहाँ थे वो अमेरिका ज़ाती दौरे पे चले गए, वहाँ से सीधा जापान से पाकिस्तान वो तशरीफ़ भी नहीं लाए।
अब उन्होंने पाकिस्तान कब आना है किसी को कुछ पता नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी को कोई पता नहीं। ठीक। हिना रुबानी खर साहबा जो मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, वो हज पे गई थी और हज से वो वापस आने के बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात रख ली हैं। अब वो आज तक दफ्तर नहीं आई और उनके बारे में कुछ पता नहीं कि उन्होंने दफ्तर कब तशरीफ़ लाना है। जो सेक्रेटरी खारजा साहब हैं वो इंडोनेशिया गए हुए हैं, वहाँ आसियान कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, वो वहाँ पे गए हुए हैं। और इस दौरान जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ वो ये कि स्विस जो वज़ीर ख़ारजा थी वो पाकिस्तान आई और वो दौरा पुराना पहले से शेड्यूल था और पाकिस्तान में दूसरी तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि बाहर से स्विट्ज़रलैंड से कोई यहाँ पे पाकिस्तान आया हो और शेड्यूल दौरे के अंदर दोनों मिनिस्टर आए। उन्हें कराची में गवर्नर सिंध ने रिसीव किया और यहाँ पे एक एडिशनल सेक्रेटरी ने उनको रिसीव किया, कोई मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए नहीं गया। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो याददाश्तें होनी थी वो नहीं हो सकी कि उसकी वजह यह है कि फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं है, मिनिस्टर फॉर स्टेट भी नहीं है और वज़ीर ख़ारजा भी नहीं है। और ये है हमारी संजीदगी का आलम पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें ये कहते हैं कि हम आइसोलेट, हम ये कहते हैं कि हम आइसोलेट हो चुके हैं। और अब आइसोलेशन के अंदर ये बताइएगा कि आपने यूरोप के एक अच्छे मुल्क है जिसके अंदर सियाहत भी है और उसके वजीर खारजा को आपने खुद इन्वाइट किया हुआ है, पुराना शेड्यूल है आपका दौरा, आपको डेट्स का पता है और वो सारा जो है पोर्टफोलियो आपके पास है, उनके पास है, आपने वहाँ पे GSP प्लस भी लेना है, आपने मीटिंग करनी है और साथ ही आपने ये हरकत करके अपना यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा जो वेल विशर था उसको लूज़ कर दिया आपने। ये टोटल इंसल्ट है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारा वज़ीर ख़ारजा किसी जगह पे जाए और वहाँ पे सारी मिनिस्ट्री गायब हो तो हम अच्छा महसूस करेंगे या बुरा महसूस करेंगे। तो ये है संजीदगी और इस संजीदगी के साथ हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए या हम इस मौजूदा बहरान से निकल जाएँ, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम वीक हैं थोड़े से, हमारी हर इशू पे, मसलन इकॉनमी में हम बड़े तगड़े हैं। ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जो है वो इमदाद मांग रहे हैं, पहले जनरल बायो साहब मांग रहे थे, अब जनरल जो है मौजूदा आर्मी आसिम मुनीर साहब वो इमदाद मांग रहे हैं। ज़राअत का महकमा चलाना या एग्रीकल्चर को डेवलप करना क्या फ़ौज का काम है? मुझे बताइएगा। ये सरकार का काम है और सरकार ये है कि उसने ये ढोल भी फ़ौज के गले में बांध दिया है कि आप फसलें भी उगवाते रहें और बाहर से आप सरमायाकार लाते रहें। तो आप पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये देखें ये ठीक प्रोग्रेस कर रहा है? क्योंकि ये गैर संजीदगी हुकूमतों की जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ। तो जनाब मसला ये है कि नवाज शरीफ ने आना हो या चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हो, ये 16 सितंबर से पहले होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसकी मेन वजह यह है कि चाह रहे हैं कि सब लोग चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त के साथ वो अपने घर चले जाएं रिटायर होने के बाद और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आएँ और उसके बाद ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो। तो ये बुनियादी तौर पे एक ख़तरा ये है कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको फौरी तौर पे अदलिया से सपोर्ट मिल जाएगी, जैसे उनको मुसलसल मिल रही है, आज भी उनको सपोर्ट मिल गए। तो उसकी वजह से खौफ है कि अगर नवाज शरीफ आ गए तो उन्हें 2 महीने जेल में गुजारने पड़ेंगे और अगर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों फैसले नहीं हो पा रहे। तो वो क्या मामला सितंबर तक चलता रहेगा आपके? सितंबर तक चलता रहेगा। खान साहब सितंबर तक आपके ख्याल में गिरफ्तार नहीं होंगे? अगर आज तक नहीं हुए तो इस गवर्नमेंट के पास 1 महीना बचा है, 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, क्योंकि शायद ये 8 या 9 अगस्त को ये असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब टाइम बहुत कम है, तो इस गवर्नमेंट ने हाथ नहीं डालना। और उसके बाद अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है और केयर टेकर गवर्नमेंट अगर सियासी जमातों की हमायत से बनी तो शायद वो भी ना करें, फिर वो सितंबर के बाद का इंतज़ार करें। और अगर वो सियासी जमातों से बालातर होकर बनी तो शायद फिर वो उसमें अंदर गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि गिरफ्तारी सितंबर के महीने के मिड के बाद ही होगी। अख्तर काज़मी साहब, आपके ख्याल में बैकलैश मसला है, बैकलैश आएगा इस वजह से रुके हुए हैं? आपके ख्याल में नहीं, ये जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के बाद ये होगा? देखिए इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं ना। हुकूमत तो ये कह रही है कि ऐसे सबूत हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट हैं, आप गिरफ्तारी ना करें, कम से कम सबूत तो शेयर कर दें, वो तो दिखा दें, किसी कोई कानूनी कार्रवाई तो शुरू करें, कहीं पे आप सबूत तो दिखाएं। दूसरी जहाँ तक ये ताल्लुक है कार्रवाई नहीं हो रही, देखें कार्रवाई तो हो रही है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं और जो भी इसमें मुलविस है, चाहे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हो, आइन और कानून के मुताबिक उनसे सलूक होना चाहिए। तो मुकदमात तो चल रहे हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से दावे तो बड़े किए गए। देखें होता यह है कि जब इस जैसे बदकिस्मत और नाकाबिल बर्दाश्त वाक़े को आप सियासी लीवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, फिर आप चीज़ों को ख़राब करते हैं। यहाँ पे सियासत की ज़रूरत ही नहीं थी, ये हमारे इदारे, हमारा मुल्क है, इसमें क्या, इसमें सियासत की कौन सी बात है?
ये कोई भी शख्स करे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाते हैं, मुराद रास की पीछे तस्वीर लगाते हैं, अगले दिन मुराद रास साहब जनाब दूसरी जमात में चले जाते हैं। आप प्रेस कहते हैं इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पर करवाते हैं, वो दूसरी जमातों में लोग शामिल हो जाते हैं। तो जब आप सियासी इस पर बयानियाँ बनाएंगे ना, वो ख़तरनाक है। आप इस पर कानूनी बयानियाँ बनाएं और जो भी मुलविस है उसको आइन और कानून के मुताबिक डील करें उससे। हैदर साहब, आपके ख्याल में भी कानूनी बयानिया नहीं बन पा रहा, इसलिए सिर्फ सियासी बयानिया से काम लिया जा रहा है? और क्या गिरफ्तारी की बुनियादी वजह इंटरनेशनल कम्युनिटी का बैकलैश है, या फिर हमारी जुडिशल पॉलिटिक्स है, या फिर क्या? और दूसरी एक और चीज़ भी है जो माद अजहर साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा IMF ने खुद हमसे रब्ता किया और यूरोपियन यूनियन सफ़ीर ने GSP की तजदीद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स और क्रैकडाउन पर तशवीश का इजहार किया है। क्या ये मतलब ये रीजंस हैं उनकी गिरफ्तारी ना होने के? देखिए, खान साहब की गिरफ्तारी से जो चीज़ें अचीव होनी थी वो तो वैसे शुरू हो गई हैं अचीव होने के लिए, और वो अगर आज जी बगैर गिरफ्तारी के, तो अब अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो क्या वो रोक सके हैं अपनी पार्टी की डिसमेंटलिंग? अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो क्या वो कोई जलसा कर सकें? अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो अपनी पॉलिटिकल मशीनरी को मुतहर्रिक कर चुके हैं? क्या वो काम है जो आज वो कर रहे हैं जो कि अगर वो गिरफ्तार होते तो ना कर सकते? आई थिंक बेसिकली तो उन्हें अगर उनसे कोई मिलने जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो इन अ वे वो गिरफ्तार हैं। उनको आई थिंक एक्चुअली गिरफ्तार जब किया जाएगा जब कैंपेनिंग की बारी आएगी, और अगर उन्होंने निकलने की कोशिश की, जो कि वो जाहिर करेंगे, तो हो सकता है उस वक्त गिरफ्तारी हो। जाहिर है वो जो सारी बातें अभी तक हुई हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये पहलू तो हैं, एक फॉरेन इशू एक तरफ है तो दूसरी तरफ कुछ तकर्रियां हैं, उसका भी इंतजार हो सकता है। ये सारे मामलात हैं, लेकिन अगर आज जो मामलात तय होने थे उनकी गिरफ्तारी से अगर वो ना हो रहे होते तो आई थिंक वो गिरफ्तार इन चीज़ों के बावजूद हो चुके होते। लेकिन क्योंकि वो सिलसिला जो अब होना है वो शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है जल्दी नहीं है, और अपने टाइम पे गिरफ्तारी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होनी है तो वो हो जाएगी। और मेरे ख्याल से वो टाइम जो है वो खासकर जो इम्पोर्टेंट टाइम होगा वो कैंपेनिंग का होगा, क्योंकि उस दौरान फिर जाहिर एक मोमेंटम इलेक्शन का है, इलेक्टेबल्स की बात है, कैंडिडेट्स मिले नहीं मिले, रहें नहीं रहें, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वो सारी चीज़ें उससे जुड़ती हैं। तो जाहिर है कि एक इम्प्रेशन जाना है कि भाई खान साहब ये इलेक्शन कुछ हो जाए नहीं जीत सकते, बाय स्ट्रक्चर बाय डिज़ाइन नहीं जीत सकते, वो एक कैंडिडेट ही नहीं होंगे, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे। तो वो वाली कहानी जब होनी होगी तो होगी। अभी तक जो होना था वो तो वैसे ही हो रहा है। तो अब या तो आपके ख्याल में ये जो 90 डेज की तरफ जाने की कोशिश कर रही है हुकूमत के, 90 डेज बाद हो इलेक्शन, अर्ली पार्लियामेंट अपना हुकूमत जो है वो टाइम ख़त्म कर दे अपना, तो आपके ख्याल में ये 90 डेज तक ही रहेगा मामला या इससे आगे भी जा सकते हैं? इंटरिम प्रोलॉन्ग कर सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से 60, 90 और मार्च की बात डिटर्मिन इस चीज़ से होगी कि जो एक इकोनॉमिक हमें रिलीफ कुछ या रिस्पाइट कह लें मिलनी थी जो अब शुरू हुई है, तो क्या वो बेहतरी की तरफ जा सकती है? अगर 2 बिलियन सऊदी भी आ गए, फिर UAE, ये वो, तो शायद ये हुकूमत चाहेगी कि कुछ अरसा मिल जाए। लेकिन जाहिर है जितना भी अरसा मिलेगा तो वो एक रिस्क अपने साथ जरूर रखता है कि अगर बेहतरी नहीं आई तो फिर इमरान खान की थ्रेट कहीं फिर से रिग्नाइट तो नहीं हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी खान साहब काफ़ी कॉर्नर में हैं, और आई थिंक कि अगर तो ये हुकूमत समझती है कि सितंबर के बाद उनके जो है वो कानूनी हवाले से भी उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे इलेक्शन मेरा नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे करते हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि अब अगर पैसे का नलका खुला है तो एक बहुत बड़ी जो तनकीद इस हुकूमत पे होती है और जो इलेक्शन का इशू बनेगा, चाहे खान साहब बाहर हों या अंदर हों, वो महंगाई है। तो अगर उस हवाले से कुछ किया जा सकता है जो आसान नहीं होगा, क्योंकि इवन जो पैसे आ रहे हैं तो वो इन शराइत पे आ रहे हैं कि कीमतें तो बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से अगर तो कोई रिलीफ वो दे सकेंगे तो फिर तो आगे तक बात वो ले जाएंगे, लेकिन साथ साथ इमरान खान की थ्रेट डेफिनेटली रीसर्फेस नहीं कर सकती, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों मेरे ख्याल से पिलर्स हैं इस फैसले के कि इलेक्शन कब होंगे। एक थोड़ा सा आइन भी होता है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जाएंगे तो ज़रा चॉइस साहब से और अपने पैनलिस्ट जो हैं उनसे पूछेंगे कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इत्तेहादियों में क्या हो रहा है, ये किस स्टेज पर खड़े हैं एक दूसरे के साथ। एक ब्रेक के बाद फिर बात होगी।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब इत्तेहादियों के बीच में क्या हो रहा है, इत्तेहादी क्यों नाराज़ हो रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ ज़ाहिर पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि इलेक्शन आना है, सब अपनी अपनी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, या फिर जो ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, शेयर लेना होता है एक दूसरे से इलेक्शन से पहले, ये हो रहा है। आज जो है वो मुराद अली शाह साहब से आज दुबई में मुलाकात में शहबाज शरीफ के हवाले से भी सवाल हुआ। उन्होंने क्या कहा, ज़रा पहले ये सुनिए। दुबई से जो इत्तलात आ रही हैं, मियां शहबाज शरीफ पे जो है आप लोगों का कंप्रोमाइज हो गया है, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? बिलावल भुट्टो सरदारी। दुबई की आपको अगर इत्तला पता है क्या हुआ तो सबको बता दें, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? बिलावल भुट्टो सरदारी होंगे। ये हैदर साहब, आपके ख्याल में क्या वन पे जब भी बरकरार है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं बस, या वाकई अब संजीदा बहस शुरू हो गई कि इलेक्शन से पहले अपनी अपनी पोजीशनिंग कर लें? देखिए, जाहिर है कि अपनी अपनी पोजीशनिंग तो होगी। इलेक्शन वो सीट एडजस्टमेंट कुछ सीटों पे हो सकती है, बट अपना इलेक्शन अपने खुद लड़ना है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी एक बहुत ज्यादा अहमियत थी जब एहतजाजी पॉलिटिक्स कर रही थी PDM, उनकी स्ट्रीट पावर की जरूरत थी, उनके डंडों की जरूरत थी, उनके मदरसे के बच्चों की जरूरत थी। अब क्योंकि वो वाली जरूरियात है ही नहीं, तो जाहिर है कि उनकी वो अहमियत नहीं है, तो इसलिए उनको दुबई की दावत नहीं दी गई। और पीपल्स पार्टी जो है उससे वो मामला तय किए गए, और या कम से कम कोशिश की गई है अभी तक तय करने की, और उस तरह से मौलाना साहब को उसका हिस्सा या इक्वल हिस्सा नहीं बनाया। उनको मना लिया जाएगा क्योंकि ज्यादा पत्ते मौलाना साहब के पास इस वक्त है नहीं। उनकी वैसे भी इलेक्टोरली वो पोजीशन नहीं है KPK में जो PML नून की शायद पंजाब में हो या PPP की सिंध में हो। तो मेरे ख्याल से सब अपनी अपनी अब रीपोजिशनिंग तो कुछ ना कुछ होगी। इलेक्टोरली अब बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जब एहतजाज हो रहा था तो पंजाब KPK में ज्यादा, इस्लामाबाद में हो रहा था, वहां पे मौलाना साहब इंपॉर्टेंट थे, एहतजाज था, लोग चाहिए थे, बैठने वाले डंडे वाले लोग चाहिए थे, मौलाना साहब की इंपॉर्टेंस थी। अब आपको जो है इलेक्शन चाहिए, आपको MNA MPA चाहिए, आपको इलेक्शन जीतना है, आपको जरदारी साहब तो अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं। अब सारे सब अपनी अलाइनमेंट्स करें। एक जरा और मुझे अगर आप इस पे भी जवाब दे दें, ये जो तोशा खाना वाला मसला है, क्योंकि ये मैं जरा एडिशनल क्वेश्चन आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप जरा लॉ को समझते हैं, क्योंकि हुकूमत की बहुत होप्स हैं। अगर आप वज़रा के बयान देखें तो उनको लगता है तोशा खाना में सुबह सज़ा हो सकती है। ये कल तोशा खाना का ट्रायल शुरू होना है, अगर अदलिया से कोई इम्तना ना मिला और ट्रायल शुरू हो गया तो ज़्यादा आपके ख्याल में कितना वक्त लग सकता है, ये बताइएगा। और क्या तोशा खाना केस पोटेंशियल है? देखें, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के केस में 7 में से आई थिंक 2 तो छुट्टी के दिन हटा दें, हर रोज समाअत होती थी। तो अगर उस तरह से केस ने चलना है और पलड़े बराबर इस तरह भी होने हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से ये 6, 8, 10 दिन की बात है। अभी तक हमने देखा है कि खान साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्या अब 9 मई के बाद की जो सिचुएशन है उसके बाद क्या ये होगा, ये अभी कबल अज़ वक्त है कहना। एटलीस्ट आला अदलिया से तो उनको रिलीफ अभी भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ निचली अदलिया जो है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट जो है, वहाँ पे क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा। ये कहना कि जो है खान साहब के हवाले से कि केस जो है वो मेरिट पे क्या किस तरह डिसाइड होगा, मेरे ख्याल से उससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नैब कोर्ट में केस चला था, खान साहब के साथ भी उस तरह चलना चाहिए, वो चाहे बरी हों या चाहे वो कन्विक्ट हों। अब पलड़े बराबर होने तो केस भी फिर उसी रफ्तार से चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए आपके ख्याल में। ठीक है चौधरी साहब, आपके ख्याल में क्या हो रहा है? मौलाना साहब नाराज हैं और उनको मना लिया जाएगा, ये आपस में ये गुडी गुडी हैं, क्या हो रहा है? ये मौलाना जनरली नाराज हैं इनसे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब अदम एतमाद हुई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते थे अदम एतमाद, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है और इसको ख़त्म करके हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब ने उनको कायल किया था कि अभी गवर्नमेंट हम ले लेते हैं, हमें उसका फ़ायदा है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आसफ अली जरदारी साहब को फिर सिंध असम्बली की सेक्रीफाइस करनी पड़नी थी और उसके लिए वो तैयार नहीं थे कुर्बानी देने के लिए सिंध गवर्नमेंट की। इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को भी कन्विंस किया और साथ उन्होंने मौलाना को भी कन्विंस किया कि दोनों ये चाहते थे कि हम इलेक्शन की तरफ जाएँ। लेकिन इस दौरान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई डील की और उस बुनियाद पे फिर अदम एतमाद कामयाब हुई, फिर गवर्नमेंट बन गई।
फिर मौलाना को उनकी मर्जी की मिनिस्ट्रीज दे दी गई, इसमें कोई शक नहीं। फिर मौलाना ये चाहते थे कि 1 साल मजीद इस असम्बली को दे दिया जाए ताकि इलेक्शन अगले साल हो, 2024 में, अब ना हो, ताकि ग्रिप कर लें, ग्रिप मजबूत हो। लेकिन इस पर मियां नवाज शरीफ नहीं माने। उनका ये कहना था कि नहीं, हमें इलेक्शन हर सूरत जो है वो अक्टूबर में करवाने चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस वक्त उनके साथ ऑलमोस्ट थी। लेकिन फिर इसके अंदर आगे मामला चलना शुरू हो गए। फिर अचानक खबर आई कि आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ चले गए, नवाज शरीफ दुबई चले गए, फिर बिलावल भुट्टो साहब चले गए, फिर मरियम साहिबा वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे खबरें आनी शुरू हो गई कि 15 साल की एक डील कर ली है दोनों पार्टीज़ ने कि 15 साल में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप होगा वो क्या होगा, और उसमें मेजर डिसीजन कर लिए गए हैं। उसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में फ़ैसला कर लिया गया है, फिर अगली जो गवर्नमेंट्स बननी है उसके बारे में फ़ैसला कर लिया गया है, और उसमें बहुत सारे लोगों के एतमाद में भी ले लिया गया। और फिर कुछ ये कहा जा रहा था कि वो लोग जो डोनर्स हैं पाकिस्तान के उनको भी मुतमईन कर दिया गया। इसमें मौलाना साहब जो थे उन्होंने अपने आप को आइसोलेट फील किया कि मैं PDM का सरबराह भी हूँ, और फिर मुझे इन्होंने आगे लगा कि बड़ी तहरीकें चलाएँ, फिर इक़्तिदार भी इन्होंने हासिल किया, और अब इन्होंने मुझे शेल्फ कर दिया। 15 साल मंसूबे में मैं कहीं नहीं हूँ, मैं किसी जगह पे नहीं, मुझे शेल्फ कर दिया, और मुझे ना इन्होंने एतमाद में लिया, ना इन्होंने मेरे साथ बात की। फिर जब इन्होंने माइंड करना शुरू किया मौलाना ने, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, मियां नवाज शरीफ साहब ने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना ने उनके साथ बात करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ये टास्क दिया गया कि आप मौलाना को राज़ी करें, और अब मौलाना के साथ पहली मीटिंग हुई है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। मौलाना अभी भी नाराज़ है, और मौलाना ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ को पब्लिकली मदद करनी चाहिए, और उसके बाद जो भी डायलॉग हो वो मेरी सरबराही में होने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। जो उनका एक बयान भी आया था कि PDM अब ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई रोल PDM तो ज़ाहिर है उस वक्त ख़त्म होगी जब पार्लियामेंट ख़त्म होगी, तो उसके बाद ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मौलाना ये चाहते हैं कि उनको सेंटर में रख के बाकायदा उनको एतमाद में लिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भी इत्तेहादी हूँ और 7 और जमातें भी इत्तेहादी हैं। लेकिन अब आप इत्तेहादी जमातों को साइड पर करके जो डील कर रहे हैं उसमें मौलाना का ये कहना है कि ऐसा ना हो कि आइंदा में आप लोगों पर इत्तेमाद ही ना करो। ठीक, आपके ख्याल में क्या हो रहा है अपोजिशन की लड़ाई जो है? देखिए, ऑब्वियसली इलेक्शंस की तरफ आप जा रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। अब अगर आप पंजाब में देखें, अगर तहरीक इंसाफ को कर्टेल कर लिया जाता है तो नून लीग का बड़ा अच्छा चांस है, वो एक बड़ी जमात है पंजाब की, वो सीटें निकाल सकते हैं। इसी तरह सिंध में काफ़ी हद तक जरदारी साहब जो है उनकी मेजॉरिटी होगी। अब मौलाना का जो बेस कैंप है वो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे क्या इस वक्त मौलाना साहब के लिए सियासी तौर पे हालात बेहतर हैं? क्या वहाँ पे उनके कैंडिडेट्स उस तरह जीत सकेंगे? तो ये चीज़ भी मौलाना सोच रहे हैं। इन लोगों ने अपने अपने मसाइल तो देख लिए, अपना अपना फ़ायदा तो सोच लिया, लेकिन मौलाना एक कलीदी इत्तेहादी हैं इस इत्तेहाद के, और उनकी जो जमात है बट वो जो उनका एक बयान आया है गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा है कि पख्तूनख्वा हम संभाल लेंगे, PPTI हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, वो रिलैक्स हैं। बलूचिस्तान में चाहते हैं वो बलूचिस्तान में 2 सूबे चाह रहे हैं। देखें, इतना आसान नहीं होगा। अभी तक अगर आप देखें, जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो जमात, बट आप हैदर भाई साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि आगे इलेक्शन में PTI को कैंडिडेट्स मिलने का भी मसला रहेगा? मतलब वो हो सकता है, तो वो तो फिर KP में भी होगा ना। मैं ये सूरत हाल नहीं देखता, मैं सब वहाँ कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। देखें, अभी परवेज़ खटक साहब ने ज़मीन आसमान का जोर लगा लिया है, उनको उनसे बंदे नहीं टूट रहे। प्रॉब्लम ये है ना कि उनका मिजाज डिफरेंट है उस सूबे का, वहाँ पे आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती से चीज़ों को। जी हैदर साहब वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। जी गो अहेड। मैं बस ये कह रहा हूँ कैंडिडेट्स तो मिल भी गए, तो कैंडिडेट्स उनको ना मिल जाए। हाँ, कैंडिडेट्स किसी और की तरफ ना मिल जाए। अच्छा, कैंडिडेट्स मिल भी गए तो क्या होगा? आपकी आवाज़ थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट्स उनको मिल भी गए तो कैंडिडेट्स किसी और को ना मिल जाएं। हाँ, ये इसका कभी इम्कान है। इलेक्शन में पार्टी, उम्मीदवार और वोटर इंपॉर्टेंट नहीं होते, वोट गिनने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, और वोट गिनने वाले मेरा ख्याल है PTI को नहीं मिलेंगे। जी अतर साहब, तो ये इशू है। तो मेरे ख्याल में मौलाना इसी वजह से उनकी ख्वाहिश है कि एक इसको थोड़ा सा तूल दिया जाए सिस्टम को, और अगले साल इंतखाबात करवाए जाएं। बाकी लेकिन अब वो टाइम तो मेरा ख्याल चला गया ना, कि वो 1 साल वाला काम तो खत्म है। 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जी, अभी इस वक्त तक तो यही सूरत हाल है कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन देखें, यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक होना होता तो 2 सूबों में भी हो जाते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो जाते, होने तो चाहिए थे। लेकिन उसमें फिर भी कुछ थोड़ी बहुत स्पेस या कॉम्प्लिकेशंस निकल आई कि ज़ाहिर है कहीं सेंसस का मसला निकल आया, कहीं ये हुआ एक साथ होने चाहिए। लेकिन अब फेडरल में तो कोई रीजन नहीं बचा। फेडरल कौन सा नॉर्वे में है, यहाँ पे भी मसाइल निकल सकते हैं। यहाँ पे भी वो कह दें कि जनाब ये है, वो है, ये चीज है, रीजनिंग उसमें नहीं, उसमें सारे स्टेक होल्डर बाहर होंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी थी ना उसमें, तो मसला ये भी था ना कि सारे प्रोविंस सब इलेक्शन एक साथ होना चाहिए,
बहुत सारे मल्टीपल रीजंस उसके अंदर आते हैं। तो फेडरल में आने के बाद तो और केपी में सिर्फ एक स्टेक होल्डर था, वो थी पीटीआई, और यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर होंगे, तो सब ये चाहेंगे कि टाइम पे इलेक्शन हो जाए। नहीं बिल्कुल, देखिए मियाँ साहब की भी ख्वाहिश होगी कि वक्त के ऊपर इंतखाबात हो जाएं। अगर इस सिस्टम को तूल दिया गया तो मेरे ख्याल में वो भी ज़्यादा इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनकी भी ये ख्वाहिश होगी। लेकिन मैं अभी क्यों देखें, अगर एक निज़ाम चल पड़े जिसमें आप केयर टेकर सेटअप, जिसमें आपको कहें ये मसला है वो मसला है, तो फिर हालात तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद तब्दील हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान बीच में मजबूत हो जाए पंजाब के अंदर, तो ये भी उनके लिए मसाइल। देखें हर जमात की ख्वाहिश है। अब इमरान खान साहब या चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्यों चाहते थे कि फ़ौरन इंतखाबात हों? इसलिए कि उनको नज़र आ रहा था कि इधर मैं ज़्यादा सियासी तौर पर हिस्सा ले सकता हूँ। तो हर किसी की ख्वाहिश है कि अपने अपने हिस्से, उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, आगे भी आपको लगता है किसी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी? देखिए ख्वाहिशात तो ऐसी होती है, मेरी कितनी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो ख्वाहिशात को तो इंसान को थोड़ा रखना चाहिए। ख्वाहिशात तो देखिए, आप समझ गए कि ख्वाहिशात थोड़ी रखनी चाहिए। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, मैं मजीद करेंगे ना, लेकिन जो है वो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप लेकिन पे उठ के थे, मैं आपका लेकिन सुनना चाहता हूँ। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर जी मैं बस ये अर्ज कर रहा था कि देखिए हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन पता उसी दिन चलेगा जिस दिन इंतखाबात होंगे। अभी देखें बहुत सारे मामला सेटल नहीं हुए, जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सजा का मामला, उनके मुकदमात का मामला, उसके ऊपर अभी भी लोग तो वो सियासी जमातों ने तो नहीं करना ना। नहीं, उससे आपकी सियासत तो असरअंदाज होगी ना। अगर एक बंदा बैठा हुआ है जमान पार्क में, तो IMF वहां पे गया ना। अगर वो बंदा जेल में होता तो IMF वहां पे जाता। ये मैसेज वो मिल, देखिए उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, क्लियर, किसी को कोई पसंद आए या ना, क्लियर मैसेज है कि ये एक बड़ी जमात है। इसलिए कि उनको तो असूलन राजा रियाज साहब से मिलना चाहिए था ना। आपके वज़ीर आज़म का नाम तो राजा रियाज साहब ने देना है, तो उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो बंदा जो जेल में है, उसके मुकाबले में वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें सेटल होंगी तो चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। ठीक, राइट जी सर, आपके ख्याल में यही मैसेज गया? इसमें कोई शक नहीं कि PTI ने स्पेस तो गेन की इस वजह से, क्योंकि जब IMF का वफ्द उनसे मिलने गया और फिर उनसे पूछा गया कि अगर फ़र्ज़ करें कल आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो आप इस मुआहदे को डिसोन तो नहीं करेंगे, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं डिसोन नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनके केसेस उन सबके सामने रखे। तो ये मेरा ख्याल है लीवरेज तो PTI को मिला है, और IMF ने जानबूझ के मेरा ख्याल है उनको एक इंजेक्शन दिया है। और साथ ये जो सेटअप है, साथ जो गवर्नमेंट है, उसको ये बताया है कि आज भी चेयरमैन PTI की एक हैसियत है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे माना गया। तो इससे गवर्नमेंट ज़रा वीकर हुई है, ज़रा कमज़ोर हुआ है इनका मौक़िफ़। और दूसरा, जब खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि जी हमने बड़ा दिल करके ये बता दिया कि ठीक है जी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया, तो वो इससे एक इम्प्रेशन तो बना है उसका, कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि क्या चेयरमैन PTI को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा, या उनकी पार्टी इस इलेक्शन के अंदर कोई सर्वाइव करती हुई नजर आएगी। इस बार IMF ने मिसकैलकुलेट किया है या IMF ने अपना वेट वहाँ डाल दिया है? जो बात हो रही थी कि जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड है इस देखिए, ये तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं जियोपॉलिटिक्स, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसकी वजह ये है कि इससे पहले जब IMF एग्रीमेंट करता था तो सिर्फ गवर्नमेंट से करता था, अपोजिशन से नहीं करता था, और जब अपोजिशन की गवर्नमेंट आ जाती थी तो वो उस मायदे को तोड़ देती थी। तो मेरा ख्याल है कि इस बार वो सारे स्टेक होल्डर को उन्होंने ऑन बोर्ड लेके जब एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसका मकसद यही होगा कि जब कोई कल की गवर्नमेंट आए तो वो डिसओन ना कर सके इस मुआहदे को, उसे मानना पड़े कि वाकई हमारी कॉन्सेंट से ये मुआहदा हुआ था। तो मेरा ख्याल है शायद वो इंप्रेशन ये देना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है, सारी सियासी जमातें, उन सबको ऑन बोर्ड करके हमने ये मुआहदा किया। थैंक यू वेरी मच जावेद चौधरी साहब, अतर काज़मी साहब, हैदर वहीद। आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।